अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, मेरा आज का टॉपिक क्या है। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय बर्थ स्टोरी, जो भी सारा कुछ हुआ था। और सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्मूथ थी एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल जिनके बारे में मैं सुनती हूँ कि उनकी जर्नीज़ कैसे रही हैं। तो मेरी उसके कंपैरिज़न में काफ़ी ईज़ी रही थी। ये शुक्र है बहुत ज़्यादा अल्लाह का। तो मैंने अपने अच्छा, नंबर 1 चीज़ मैंने सबसे पहले, जो मेरी पहली चीज़ जो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी, वो ये थी कि मुझे नेचुरल बर्थ के ऑप्शन के लिए ही जाना था। सी सेक्शन के ऑप्शन के लिए मुझे नहीं जाना था। इफ आई एंड अप गेटिंग सी सेक्शन दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन मेरे लिए वो एक ऑप्शन था नहीं जिसको मैं चूज़ करूँ अपने लिए। उसका एक रीज़न मेरे पास ये भी था कि मैं शुरू से ही ओवरवेट रही हूँ। तो मुझे मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि अगर मेरा सी सेक्शन हो जाएगा, तो आप दोबारा से अपनी प्री-प्रेग्नेंसी वेट पे नहीं आ सकते। हालाँकि वो भी मेरा ज़्यादा था, लेकिन स्टिल आई डोंट वांट टू एक्सीड दैट लेवल। तो इसलिए मुझे था कि मैं सी सेक्शन के ऑप्शन के ना जाऊँ। और ऑब्वियसली रिकवरी टेक्स अ बिट मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डिलीवरी, तो मुझे था कि मैं सी सेक्शन का ऑप्शन ना करूँ और नेचुरल बर्थ के लिए जाऊँ। हालाँकि बीइंग समवन जिसका मैं ओवरवेट रह चुकी हूँ, तो मुझे एक ये डर भी था कि माइट बी पॉसिबल कि मेरे आखिरी ट्राइमेस्टर में ऐसी कोई मेडिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से मुझे सी सेक्शन ऑप्ट करना पड़े। लेकिन एक माइंडसेट को अगर लेके चलें तो वो मेरा सिंस डे 1 नेचुरल बर्थ का ही था। अब नेचुरल बर्थ के लिए जिन चीज़ों पे हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, उसमें आपको कहा जाता है कि आप अपने 3rd ट्राइमेस्टर में वॉक करो, कर्व वॉक करो, बॉल पे आप अपना जंप करो, सारी चीज़ें होती हैं। मैंने किसी पे काम नहीं किया था। मेरी प्रेग्नेंसी स्मूथ रही, तो मैं इस डिल्यूज़न में रह रही थी कि मेरा सब कुछ बहुत स्मूथ रहेगा, सही है? बस ऐसे हवा में मेरा बच्चा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही मेरे लिए नहीं क्रिएट होगा बिल्कुल भी। तो मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की थी। बस ये था कि मैंने अपने आखिरी मंथ में लाइक 8th या 7.5 मंथ से मैंने जो है ना वो वॉक स्टार्ट कर ली थी। नॉर्मली मैं अपने कॉरिडोर में कर रही थी, 25 टू 30 मिनट्स, कभी घर में कर ली, कभी बाहर कर ली ऐसे। और उसके अलावा मैं डेट्स खाती थी। रास्पबेरी टी का मैंने सुना था काफ़ी, लेकिन वो लोकल यहाँ पे आपको ईज़िली अवेलेबल होके नहीं मिलती, तो वो चीज़ भी मेरी नहीं हुई। बस ये 2 चीज़ें थी, मतलब डेट्स को खाना और जो है ना थोड़ी बहुत वॉक मैंने स्टार्ट कर ली थी। और मैं अपनी बाकी जो मेरी पूरी प्रेगनेंसी थी, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव रही थी, नहीं। नॉर्मल जो मतलब आपके घर के थोड़े बहुत काम आप लोग करो, कहीं बाहर आना-जाना, तो मैंने वो सारी चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी के चक्कर में ना कम नहीं कर ली थी या बिल्कुल बंद नहीं किया था मैंने अपने आप को। उस हिसाब से मैं एक्टिव रही थी, बाहर घूमना-फिरना हो, नाचना-कूदना हो, इवन आई डांस्ड इन माय फ्रेंड्स वेडिंग व्हेन आई वाज़ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो मेरी उस हिसाब से एक्टिविटी एक रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं क्रिएट हुए, बहुत स्मूथनेस रही थी मेरी सारी जर्नी में, अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा मेहरबानी है ये भी। तो मेरी प्रेगनेंसी इस तरीके की रही। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मैंने लास्ट मंथ में अपनी वॉक वगैरह स्टार्ट कर ली थी। फिर क्या हुआ, जिस दिन मेरा सर्वाइकल एग्ज़ाम था, दैट वाज़ द डेट, मुझे डॉक्टर ने बुलाया था कि मैं आपका एग्ज़ाम करूँगी और उसके बाद मैं आपको आपकी डिलीवरी डेट फिर प्रॉपर्ली बताऊँगी। मैंने बोला ठीक है। दैट वाज़ 17th मई जब मेरा सर्वाइकल एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बाद आई गॉट टू नो सरप्राइजिंगली एट दैट टाइम आई वाज़ 37 वीक्स प्रेग्नेंट। तो मुझे सरप्राइजिंगली पता चला, मैं शॉक हो गई थी बिल्कुल कि आई एम ऑलरेडी 3.5 सेंटीमीटर डायलेटेड। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि मैंने प्रॉपरली कोई काम नहीं किया था इस चीज़ के ऊपर। अब जब मुझे पता चला कि मैं 3.5 सेंटीमीटर डायलेटेड हूँ विदाउट पुटिंग ऑन एनी एफर्ट, मतलब कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट, तो मुझे था कि बस फिर तो यूँ हो जाएगा सारा काम, तो मैं बिल्कुल लेज़ी होके बैठ गई। ख़ैर इत्तेफ़ाक की बात है हुआ कि जब 17th मई को ये सारा सीन हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गई, 18 में मैं अपने घर पे ही थी। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तुमने ना अपना जो क्या होता है प्रेगनेंसी शूट, मुझे था बेबी बम्प का मैं शूट करूँ, वो मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हो चुकी थी कि भई अब कौन करे, क्या करें, कहाँ आउटडोर जाएँ, और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग उस हिसाब से कोई चीज़ मैं प्लान नहीं कर पाई। उन्होंने बोला हम लोग तुम्हारे घर पे आएँगे, हम लोग घर पे आके तुम्हारा शूट करेंगे। अब तुम्हें डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि एनी टाइम सून योर बेबी इज़ गोइंग टू अराइव, तो तुम ना बेबी बम्प भी है भई, तो तुम अपना शूट करा लो। मैंने बोला ठीक है। 19 को वो लोग मेरे पास आए, तो हम लोगों ने मेरा शूट-वूट किया, ऐसे-वैसे सारा बड़ा मज़ा-वज़ा आया। उसके बाद रात में देर से आई फेल्ट क्रैम्प्स, ठीक है? क्रैम्प्स जैसा पेन आपको फ़ील होता है। अब ये चीज़ भी मैंने बहुत सुनी हुई थी और चैट जीपीटी आपको पता है हमारी नई माँ है, हमें सारी चीज़ें वहीं से पता चल रही होती हैं। तो मैंने वहाँ पे जो है ना फिर सारी चीज़ें देखी, तो मुझे एक ये भी था कि मेबी कि भई आपको फ़ॉल्स लेबर हो
वो भी होता है, तो आपने जो है ना पैनिक नहीं करना होता। ख़ैर वो कोई इतने ज़्यादा पेन्स नहीं थे, बहुत ही माइनर किस्म के थे। तो अब ये भी था कि मुझे डॉक्टर बता चुकी है मैं 3.5 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। तो एक बैक ऑफ माय माइंड एक वो टेंशन था कि ऐसे ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आई कॉल्ड माय फ्रेंड इमीडिएटली। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें जब तुम टाइमिंग का जो सारा चक्कर होता है आप नोट करो कि आपको इतनी देर में दर्द हो रहा है, फिर कितनी देर वो पेन आपका लास्ट कर रहा है। तो वो सारा जब अगर तुम सीन नोट करो, तो यू कैन गो टू द डॉक्टर, या नहीं तो फिर तुम लोग जो है ना अगर थोड़ी देर के बाद तुम्हारा सेट हो जाता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाती हो, तो फिर वो फॉल्स ही होगा, तुम घर पे बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स करो। और तुम अपना लेबर वाला मेजर टाइम अगर यहाँ पे घर पे गुज़ार के जाओगी, तो दैट इज़ मच मोर बेटर रादर देन कि तुम हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे थोड़ा बंदा टाइम सो जाता है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अपनी डॉक्टर से बात डिस्कस की, उसी वक़्त मैंने उनको मैसेज किया। अच्छा मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मैं आपको अपनी वीडियो के बीच में या एंड में ज़रूर बताऊँगी कि कौन-सी डॉक्टर थी। ख़ैर वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मतलब शी वाज़ जस्ट अ टेक्स्ट अवे। मैं जब भी उनको मैसेज करती थी, कॉल करती थी, वो हमेशा मुझे रिस्पॉन्ड करती थी और फ़ौरन ही कर देती थी, कोई ज़्यादा टाइम वो नहीं लेती थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम कि आपका डॉक्टर अगर ऐसा है, जो आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत रिलैक्स रहते हो। ख़ैर फिर क्या हुआ, दूसरा दिन हुआ तो रात को सारा मैंने अफ़ान को बोला। हम लोग थोड़ा परेशान थे कि भई ऐसा ना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हमारी फ़ैमिली में पहला बच्चा था, तो हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब चैट जीपीटी कितना ही आपको सर्वाइवल मोड पे ला सकता है, ठीक है? फिर क्या हुआ कि अगले दिन हम लोग सुबह में उठे, तो मेरी फैमिली को पता चला, यहाँ पे घर पे सारी बात-वात हुई कि भई इसको थोड़ा-सा फ़ॉल्स लेबर वग़ैरह हुआ था। अब क्या करना है? तो एवरीवन सजेस्टेड मी कि तुम लोग ना एक दफ़ा डॉक्टर के पास चले जाओ, चेकअप करवा लो, और नहीं तो जो है ना हम लोग वापस आ जाएँगे। ऐसे मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना। मैंने बोला चलो सही है, ठीक है। तो मैं तैयार-वैयार होके मैं ख़ैर अपने बैग्स बाँध के गई थी, क्योंकि मैं ये भी माइंडसेट करके गई थी कि क्या पता, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने भी बोला है कि अभी एनी टाइम सून, तो मेबी अब ये भी था कि आखिरी मंथ चल रहा था, आखिरी वीक से, तो आपसे ना एक वो सब्र नहीं होता। यू जस्ट वांट द बेबी टू बी आउट एज़ सून एज़ पॉसिबल, कि बस अब ये सारा जो सीन मेरी प्रेगनेंसी वाला चल रहा है, ये सारी की सारी बात ख़त्म हो, अब बच्चा आपको मिल जाए तो आप थोड़ा-सा ना रिलैक्स हो जाओ। हालाँकि आप रिलैक्स पहले होते हो, बच्चे के बाद नहीं होते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हम गए अपने डॉक्टर के पास, मैं बैग्स बाँध के गई। मैंने सोचा अगर डॉक्टर ने मुझे वापस भेजने का बोला, तो मैं लेबर इंड्यूस कराने का बोल दूँगी इफ इट्स सेफ। हमने कहा चलो सही है, ठीक है। अब हमें जल्दी बहुत ज़्यादा थी कि बस अब बच्चा आए, हम बच्चे से मिलें, ये सारी चीज़ें हों। एक्साइटमेंट लेवल मेरा अब छत फाड़ के बाहर निकल रहा था कि अब कुछ भी, अब मुझसे ना घर पे बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। हम लोग गए अपने डॉक्टर के पास, मेरा चेकअप-वेकअप हुआ, फिर मुझे पता चला कि आई एम 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो मेरी डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे एडमिट हो जाओ। अब मैं थी हैदराबाद आगा खान हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक प्री लेबर रूम होता है, वहाँ पे आप होते हो, वहाँ पे 3 मतलब 6 या 7 और भी पेशेंट्स होते हैं, उसके बाद आप मेन लेबर रूम में जाते हो। तो प्री लेबर में क्या होता है, आपके पास किसी का भी आना-जाना अलाउड नहीं होता। मुझे बहुत ज़्यादा था सिंस डे 1 कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ लेबर रूम में हो, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे हैदराबाद में आगा खान में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं था। एपिड्यूरल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, एपिड्यूरल का ऑप्शन भी हैदराबाद में अवेलेबल नहीं है। कोई मशीनरी जो मेरे ख़्याल में वो जिसमें आपके वाइटल्स चेक होते हैं, वो शायद यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, या कोई चक्कर है, तो ख़ैर एपिड्यूरल वाला ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पे नहीं अवेल कर सकते। हस्बैंड आपसे मिलने भी नहीं आ सकता, प्री लेबर में भी नहीं, लेबर में भी नहीं। अब समझो मैं जो टाटा बाय-बाय करके उसको गई रात को 10 बजे, फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर क्या हुआ, प्री लेबर में मैं थी, तो प्री लेबर में तो मुझे पेन्स हो ही नहीं रहे थे कोई भी किस्म के ख़ास, कुछ भी नहीं। मेरा वहाँ पे दोबारा सर्वाइकल एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने बोला कि सुबह को 6 बजे मैं एक रात एडमिट हुई, जिस दिन हमें डाउट-वाउट हुआ था, जिस दिन सुबह में समझे 20th मई को, हम लोग उस शाम में गए डॉक्टर के पास, मैं अपने बैग-वैग बाँध के गई, उन्होंने बोला आप एडमिट हो जाओ, मैं एडमिट हो गई, मैं प्री लेबर में शिफ्ट हो गई रूम में। अब वहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, अब मैं क्या करूँ, ना मुझे पेन्स हो रहे हैं, ना क्या, मुझसे फ़ोन भी मैं नहीं चला रही, बोर हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा कि करना क्या है इस सारी सिचुएशन में अब हमने ना। उसके बाद मेरी अफ़ान से बात हुई, सुबह मैं बहाने-बहाने से ना प्री लेबर से बाहर निकल रही थी। वो मुझे ना रूम से जाने नहीं दे रहे थे कि आप अभी एक्टिव लेबर में हो, आप रूम से बाहर नहीं जाओगे ऐसे-वैसे। मैंने बोला आप मुझे वॉक-शॉक करने दो, थोड़ा मतलब एक्टिव होने दो, ये मैं बेड पे पड़े-पड़े क्या करूँगी? ख़ैर मैं गई सुबह 5 बजे वॉक-वॉक करने, तो अफ़ान भी आया बाहर गार्डन में, हमने वॉक-वॉक की। उसने बोला कि तुम्हारी कैसी है तबीयत? मैंने बोला तबीयत तो ठीक है, लेकिन अब पेन्स नहीं हो रहे हैं, अब मुझे पता नहीं ऐसे-वैसे। फिर एक ड्यूटी डॉक्टर में थी, एक लड़की थी, उसने मुझे, वो वहाँ पे ना ड्यूटी डॉक्टर थी, उसने मुझे मेरा सर्वाइकल एग्ज़ाम किया, उसने बोला कि यू आर 6 सेंटीमीटर डायलेटेड।
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी दुआएँ ऐसे कबूल हो रही हैं सारी की सारी कि मैं बस हवा में सारी डायलेशन होती जा रही है, मेरे साथ कोई मसला ही नहीं हो रहा। मतलब पेन्स ही नहीं हो रहे। तो मैं भी थोड़ी बहुत तो रिसर्च करके गई थी चैट जीपीटी से, तो मुझे पता था कि पेन्स होते हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं हो रहे तो मैं सोच रही थी कि भई शायद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो रही है, तो मैं ऐसे खुश होके बैठ गई। फिर एक नर्स आई, उन्होंने मुझे बोला कि उसने मेरी फाइल चेक की ना, डॉक्टर ने फाइल में लिख दिया था। तो नर्स आई, उसने मुझे बोला कि भई आपकी फाइंडिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको जो है ना आपकी कंडीशन वैसी नहीं है 6 सेंटीमीटर वाली। मैंने बोला तुम्हें क्या पता, भी मैंने बड़ी ज़्यादा दुआएँ माँगी हैं, तो मुझे ना दर्द नहीं होगा। तो वो ना मुझे ऐसे क्रीपी स्माइल देके चली गई कि अब पता चलेगा बेटी तुम्हें, रुक ज़रा, ठीक है? सुबह 9 बजे मेरी डॉक्टर आईं, जो मेरी गायनेक थी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरा एग्ज़ाम किया। उन्होंने बोला कि नहीं भई ये तो 4 सेंटीमीटर ही है। फिर उसने मुझे पूछा कि आयशा नाउ व्हाट डू यू वांट मी टू डू, कि तुमने घर जाना है, जाके सब्र करो, रेस्ट करो, वेट करो नेचुरली डायलेट होने का, और यू वांट मी टू इंड्यूस लेबर। मैंने बोला कि आप क्या सजेस्ट करें, अगर इस वक़्त हम लोग जो है ना वो लेबर इंड्यूस करा लेते हैं, तो क्या उससे जो है वो मेरा बेबी मतलब सेफ है, क्योंकि मैं 37 वीक्स थी ना उस टाइम पे। 37 वीक्स 5 डेज़ उस डेट पे। उन्होंने बोला हाँ, हाँ, वो मतलब बेबी के हवाले से सारी चीज़ें कंप्लीटली सेफ है। मैं बोला ठीक है, फिर बस आप कर दें, क्योंकि उस मुझे बोल रही थी कि तुमसे भी सब्र नहीं हो रहा, तुम भी घर पे नहीं बैठ रही हो, और मैं बार-बार उनको कॉल या मैसेज करती थी। उन्होंने बोला कि तुम करा लो, कोई मसला नहीं है। सेफ्टी के हवाले से सारी चीज़ें कंप्लीटली फाइन है। मैं बोला ओके, ठीक है, आप कर लो। लेबर इंड्यूस होगा, आधे 1 घंटे में मुझे बच्चा हो जाएगा, ये मैंने सोचा था, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है जो आप सोचते हो। तो अराउंड 9 एएम उन्होंने मुझे लेबर इंड्यूस किया। वो मुझे नहीं पता कौन-सी दवाई थी, ठीक है? ख़ैर उन्होंने कर लिया। मैं वेट कर रही हूँ। मैं उस टाइम पे क्या था कि मैंने ना अपनी अम्मी को बुलाया, मैंने बोला आप ये लोग कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ना मुझे मेरा फ़ोन-वोन लेके चले जाओ। मैं क्योंकि बाकी सारी रात मेरे पास मेरा फ़ोन था। मैं बोला फ़ोन वगैरह भी लेके चले जाओ, अभी मुझे नहीं पता मेरी कंडीशन कैसे होगी। अम्मी ने बोला हाँ, हाँ भई आपका जो है ना वो लेबर-वेबर ईज़ी होता है, कोई मसला नहीं है बेटा, कोई बात ही नहीं है, ऐसे मुझे बोला था। मैं बोला ठीक है, अम्मी बोल रही है कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं होगी ज़रूर। भई 9 बजे उन्होंने मुझे इंड्यूस किया, और 11 बजे मैं बोल रही थी कि आप मेरा सी सेक्शन कर दें, मुझे नहीं करानी नॉर्मल डिलीवरी, मैं ख़त्म कर रही हूँ, मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस ले रही हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें। अब क्या था, मेरी डॉक्टर दोबारा चली गई थी वापस, फिर उन्होंने आना था, एक उनका पर्टिकुलर टाइम था, उन्होंने 1 बजे या 12 बजे आना था, ऐसा कुछ था। और मेबी शायद लेबर में सारे ही लोग बोलते हैं कि आप लोग जो है वो हमें ख़त्म करो, सी सेक्शन करो, तो डॉक्टर्स ना आप पे इतना उस टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये मुझे पता था लेकिन पता नहीं था। अब मैं आपको कितना भी समझाऊँ कि वो पेन्स कैसे होते हैं, कितने इंटेंस होते हैं, कितने इंटेंस नहीं होते हैं, आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा टिल यू वोंट एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग कोई 12-1 बजे मेरा दोबारा सर्वाइकल एग्ज़ाम हुआ। देन आई गॉट टू नो आई एम 5 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो मैं ऐसे हो गई कि ये क्या मतलब 9 बजे से मुझे आपने दवाई दी है, दर्द में मेरी हालत ख़राब हो गई है। 4 घंटे में मैं 1 सेंटीमीटर डायलेट हुई हूँ। फिर बाय टाइम क्या होता है कि आपका प्रोसेस क्विकर होता जाता है, ठीक है? उसके बाद कोई 2 बजे तक या 1:30 बजे तक मेरा प्रोसेस काफ़ी फ़ास्ट हो गया था डायलेशन का। खैर मुझे याद है 2:30 बजे के अराउंड उन्होंने मुझे दोबारा चेक किया था, तो आई वाज़ 7.5 सेंटीमीटर डायलेटेड। उसके बाद 3 बजे मेरा एक सर्वाइकल एग्ज़ाम हुआ, फिर आई गॉट टू नो दैट आई एम 9 सेंटीमीटर और 9.5, तो मुझे वो लोग फिर लेबर रूम में लेके गए। उसके बाद जो है आई गॉट टू सी माय बेबी। उसके बाद ये हुआ कि अच्छा, एक चीज़ बड़ी स्मूथ रही थी मेरे हिसाब से, मैं अगर अपनी लेबर को कंपेयर करूँ तो देयर वाज़ पीपल अराउंड, मतलब वुमेन अराउंड मी, जिनको मैं देख रही थी जो 12-12, 14-14 घंटे से लेबर में थीं। 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डायलेटेड एंड मतलब 24 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लेबर बर्दाश्त करने के बाद सारा, ठीक है? उसके बाद भी वो डायलेट नहीं हो रही थीं, तो उनका सी सेक्शन होता जा रहा था। तो अगर मैं उसके हिसाब से अपने आप को देखूँ तो मुझे था कि चलो अच्छा हो गया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, जो चीज़ मैंने सोची थी, वही चीज़ मेरे साथ हुई। फिर क्या होता है कि ना, जब मैंने देखा, और ये भी था कि मतलब मुझे सिर्फ़ 3 पुशेज़ मैंने किए थे एंड द बेबी वाज़ आउट। डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये देखो तुम्हारा बेटा कैसा है, किसके जैसा लग रहा है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे शौहर जैसा लग रहा है।
तो उस टाइम पे मैं इतनी होश में थी कि मैं उससे बात कर रही थी। मैंने बोला, "नहीं, नहीं, आप आँखें चेक करें इसकी, देखना आँखें मेरे जैसी होंगी।" तो मुझे कह रही हैं कि देखिए आँखें खोले जब तक ये। फिर मैंने बेबी को देखा, फिर मैं अपने बेबी को खुद बाहर लेके गई थी। मेरे ख्याल में विदिन 5 टू 6 मिनट्स लेटर ऑन स्टिचेज़ वगैरह डन हो गए। उसके बाद मैं अपने बेबी को खुद बाहर लेके गई थी। मैंने सबसे मिलवाया, फिर मैं वापस अपने लेबर रूम में आई। मुझे वहाँ पे पेन किलर शायद वगैरह जो भी होती हैं, वो सारी लगी थी। तब तक बेबी भी नर्सरी में था थोड़ी देर के लिए। फिर मैं अपने बेबी को लेके अपने रूम में शिफ्ट हो गई। इस सारे में मेरी जो बर्थ स्टोरी है, जो भी मेरा प्रेगनेंसी या मैं अपना लेबर का बोलूँगी टाइम पीरियड, इसमें आपकी गायनेक का बहुत मेजर रोल होता है। मेरी जो गायनेक थी, जो मेरी डॉक्टर थी, उनका नाम था डॉक्टर मुमना खान। वो आगा खान में ही बैठती हैं। प्राइवेट क्लिनिक में भी किसी जगह बैठती है, लेकिन मैं आगा खान में ही उनको दिखाने गई थी, ठीक है? वो बहुत कामली हैंडल कर रही थी सारी सिचुएशन को। इवन व्हेन आई वाज़ शाउटिंग कि भई नहीं, मुझे नॉर्मल नहीं कराना, आप मेरा सी सेक्शन करो, ऐसे-वैसे। तो शी वाज़ लाइक कि नहीं आयशा, यू आर डूइंग वेरी गुड, थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली, सो प्लीज़ जस्ट बी पेशेंट। मुझे बार-बार दुआएँ पढ़ रही थी, मुझे अपने पीछे पढ़वा रही थी। तो बहुत मेजर रोल प्ले होता है कि आपकी डॉक्टर कैसी हैं, वो आपको कैसे ट्रीट कर रही हैं, वो आपकी बातें सुन रही हैं, नहीं सुन रही हैं, आपके सारे कंसर्न्स का वो किस तरीके से जवाब दे रही हैं। तो मेरी डॉक्टर ने उस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा था। चाहे वो मेरी डिलीवरी हो, चाहे मैंने अपनी सारी प्रेगनेंसी में जो भी मेरे सवाल होते थे, कंसर्न्स होते थे, वो बड़े आराम से बैठ के मुझे सारी चीज़ें बताती थीं, समझाती थीं। तो वो कहीं न आपको चीज़ें रिलैक्स करती हैं। अच्छा, ये भी होता है कि समटाइम्स आई फ़ील लाइक कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ना नॉलेज नहीं होनी चाहिए। वो ना ही हो तो बेहतर है, तो आप जो है ना, आपका प्रोसीजर, आपका प्रोसेस, आपका प्रोसीजर ईज़ी रहता है। लेकिन हम लोगों से नहीं बैठा जाता, नहीं सब्र होता। तो हम लोगों को हर चीज़ को पहले ही सर्च करके मालूमात हासिल करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलेंगी। आप उनकी कितनी भी मालूमात हासिल करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? रिगार्डिंग टू लेबर, रिगार्डिंग टू बर्थ, ये चीज़ें आप लोग जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी ज़रूर। जैसे कुछ चीज़ें थी जिस पे मैंने काम नहीं किया, जैसे मैंने वॉक नहीं की थी बहुत ज़्यादा। अगर मैं करती तो जो लेबर इंड्यूस होने के बाद मेरा लेबर चला था 6 घंटे। 6 आवर्स मेरा लेबर चला था। वो इतना लंबा ना चलता क्योंकि मेरी फाइंडिंग्स अच्छी थीं। ये और भी अच्छी हो सकती थी अगर मैं वॉक करती आती, मैं कर्ब वॉक करती, मैं फिज़िकल उन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देती, जो आपको लेबर को इंड्यूस करने में और उसको क्विक रखने में हेल्प करती हैं, ठीक है? तो आप लोग वॉक ज़रूर करो, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी, या आपका शुरू से एक माइंडसेट है कि मुझे यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप उन चीज़ों पे काम करते हुए आओ। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत ज़्यादा दुआएँ माँगी थी, मतलब बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जैसे माँगी थी वैसी चीज़ें हुई भी थी। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, आप लोग भी बहुत ज़्यादा दुआ माँगो, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। इस सारी की सारी आपकी जर्नी में जो भी लड़कियाँ प्रेग्नेंट हैं, अपनी डॉक्टर्स ढूँढ रही हैं, उनके लिए सारी मामले में बहुत आसानी हो। ये चीज़ भी मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी जब डॉक्टर सेलेक्ट करते हो, तो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट कि आप कौन-सी डॉक्टर सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आपको पहली 1-2 मीटिंग में सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही, कि मतलब कुछ डॉक्टर्स आर अ बिट रूड, वो आपसे प्रॉपर्ली बात नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते, आपके सवालों का जवाब नहीं देते, जल्दी-जल्दी निपटा देते हैं, 4-5 मिनट में चेकअप हो गया, बस भई तुम चली जाओ, मीटिंग हो गई हमारी, दवाएँ बता दी, आप चले जाओ। तो ये चीज़ आपको पहली 1-2 मीटिंग में देखनी होती है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है बात, आप चेंज कर लो अपने डॉक्टर्स, क्योंकि अच्छी डॉक्टर्स हैं। जैसे मैंने जिनको दिखाया डॉक्टर मोमना, वो बहुत अच्छी थी, उनकी सारी टीम बहुत अच्छी थी। उनकी आगा खान में जो नर्सेज़ थीं, वो भी बहुत वेल ट्रेन्ड और प्रोफ़ेशनल थीं। और हैदराबाद में और भी मैटरनिटी क्लिनिक्स हैं, लेकिन मैंने आगा खान का इसलिए चूज़ किया था क्योंकि एक वो सबसे पुरानी है, वहाँ की जो भी नर्सेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। 15-20 साल काफ़ी टाइम होता है एक्सपीरियंस के लिहाज़ से, और आप मेजरली नर्सेज़ के हवाले ही होते हो। आपकी गायनेक आपकी मेन टाइमिंग्स में आती हैं, वो सारा टाइम आपको नहीं देख रही होती। तो नर्सेज़ किस किस्म की हैं, किस तरीके से आपको डील कर रही हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी डॉक्टर कैसी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, वहाँ की नर्सरी कैसी है, वहाँ का लेबर रूम कैसा है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी उन दोस्तों से पूछी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे सर्किल में भी जो हैं, सबके बच्चे हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें मैंने पूछी थी, उन्होंने मुझे डिटेल में बताया था कि तुम जाओगी, फिर ये प्री लेबर होगा, फिर लेबर होगा, फिर यहाँ की नर्सेज़, यहाँ की नर्सरी, फलाँ-फलाँ जो भी चीज़ें होती हैं, जो आपको देखनी चाहिए, वो इधर की आगा खान की अच्छी हैं, तो तुम उसके लिए वहीं जाओ। इसलिए मैंने आगा खान चूज़ किया था।
तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। ख़ैर नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी। मेरे ख़्याल में डिलीवरी मेरी 3:30 बजे हुई थी। उसके बाद 5 बजे तक मैं अपने रूम में आ गई थी। आई वाज़ कंप्लीटली फाइन, ऑब्वियसली आई वाज़ टायर्ड, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं ठीक थी बिल्कुल, ठीक है? मुझे कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा दर्द मेबी ये भी था कि पेन किलर्स आपको वो लोग देते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, आप टायर्ड होते हो बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसी थी क्योंकि लेबर पेन बहुत इंटेंस था, ठीक है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे याद है, मैंने एक चीज़ नोट की तो मैं हैरान हो गई थी वो चीज़ खुद ही नोट करके कि मेरे जो बाल थे, मेरी पोनी बंधी हुई थी। मेरे बाल अंदर से सारे, मैंने ऐसे कोई बालों में हाथ डाला, तो यहाँ से सारे मेरे बाल बिल्कुल गीले हो चुके थे। वो पसीना था, इतना ज़्यादा पसीना आता है आपको, क्योंकि इतना आप अपना मेहनत, ज़ोर, अटेंशन, कंसंट्रेशन सारी चीज़ें लगा रहे होते हो उसी टाइम पे, ठीक है? तो इट इज़ वेरी हार्ड एंड आई फील लाइक इट इज़ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर अ वुमन जो भी इससे गो थ्रू करती है। और ये भी कि हमें लगता है कि हम लोग अभी डिलीवरी करके आए हैं, तो हमने बड़ी जान जोखिम का काम किया है। वो किया होता है आपने। फिज़िकली, मेडिकली, हार्मोनली हर हिसाब से आपने जान जोखिम का काम किया होता है। लेकिन इन रियलिटी आपने नहीं किया होता। उससे ज़्यादा जान जोखिम का काम होता है जो आपका इंतज़ार कर रहा होता है आपका बच्चा। तो ये सारी जो बातें थी, मुझे अगर मैं अपने मदरहुड जर्नी को ओवरऑल रेट करूँ, तो मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी वाज़ ईज़ी फॉर मी ऑब्वियसली। लेबर और बर्थ भी मेरे लिए बहुत आसान था। ये चीज़ जो होती है ना, अपने बच्चा सँभालना और ये सारी बातें, ये मेजरली आपको जो चीज़ थकाती है वो यही होती है, क्योंकि आप अपने लेबर वाला जो टाइम होता है, मैं सोई नहीं थी 2 दिन पूरे उस टाइम पे। 20th में नहीं सोई, 20th मई को सारी रात मैं ऑब्वियसली प्री लेबर में थी, तो एक वो टेंशन में आपको नींद नहीं आती। 21 को मुझे बेबी हो गया, 5 बजे तक मैं ऑलमोस्ट रूम में आ गई। उसके बाद लोग मिलने आ रहे हैं, मैं लोगों से मिल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, ये वो करके रात के 10-12 बज गए। फिर बेबी की फीडिंग टाइमिंग्स होती हैं, तो उसके हवाले से मैं वो भी नहीं सो पाई। फिर जब आप घर आते हो, तो फिर और बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है कि आपको पता चलता है कि आपको नींद नहीं मिल रही। और ये जो रेस्टलेसनेस होती है ना, यही सबसे ज़्यादा आपको थकाती है, फ्रस्ट्रेट करती है। तो मेरी सजेशन है सबको कि आप शुरू में जितना कोशिश कर लो, जितना भी आप कर सको। हालाँकि हो नहीं पाता है ऑब्वियसली, आई आल्सो ट्राइड, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी कोशिश करो, आप अपने आप को रेस्ट दो, सो जाओ, नींद कर लो। क्योंकि जब तक आप सोओगे नहीं ना, तो वो आपकी थकन नहीं खत्म होती, वो नहीं निकलती आप में से। उसके फिर जो रिपरकशंस होते हैं वो ये होते हैं कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो बाद में फिर इन्हीं चीज़ों में जाके आगे जाके टर्न आउट करती हैं। तो इट्स बेटर टू टेक गुड रेस्ट आप लो, आप अपनी मल्टीविटामिन ज़रूर लो, जो प्रेगनेंसी में ले रहे हो। उसके बाद आप बर्थ के बाद अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करो। आफ्टर बर्थ भी जो है ना, वो आपकी मल्टीविटामिन्स होते हैं जो आपने लेने होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, सारा कैल्शियम सब जा चुका होता है आपकी बर्थ में ही। तो उसके लिए बेटर है कि अगर आप लोग मल्टीविटामिन्स लेते रहते हो, जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, कैल्शियम के लिए अगर आप लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इट हेल्प्स यू टू कीप बी एक्टिव एंड अ बिट नॉर्मल रिगार्डिंग योर नॉर्मल लाइफ, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुकी हुई होती है। अब में क्या होता है कि फिज़िकली हम में ताकत ही नहीं रहती बिल्कुल भी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पोस्टपार्टम केयर में जो आपके खाने-पीने होते हैं, आप उनका भी ख़्याल रखो बहुत ज़्यादा, और मेजरली आप अपनी मल्टीविटामिन्स जो भी हैं, आप अपने डॉक्टर से बात करो, जो भी वो आपको सजेस्ट करें। तो आप लोग वो ज़रूर लो और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखो। पहले भी, बाद में भी, बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस वाज़ माय बर्थ स्टोरी, जो भी थी मैंने आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर की, मैंने डॉक्टर के बारे में बता दिया है, सारी डिटेल्स वग़ैरह आप लोग वो भी चेक आउट कर लेना। और आई होप सो कि यू मे फाइंड इट हेल्पफुल इफ यू आर अ न्यू मॉम टू बी, टू वॉच दिस वीडियो आउट। और इन सारी जो भी टिप्स या बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप लोग उनके ऊपर अमल कर सकते हो, उन चीज़ों का ख़्याल रख सकते हो, तो ज़रूर रखना, डेफ़िनिटली इट विल हेल्प यू आउट। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक और नए व्लॉग में, जिसमें हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।